तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पीटी और मेंस सभी में टीसीएस द्वारा जितने भी साइंस का प्रश्न पूछा गया, यानी कि अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है सभी 183 शिफ्ट का हम लोग साइंस का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर यानी कि शिफ्ट नंबर आपका 21 है, यानी 21वां सेट है। टोटल 183 सेट में एग्ज़ाम हुआ है अभी तक। ठीक है, सबसे लाटेस्ट एग्ज़ाम तक। तो हम लोग सेट नंबर 21 का आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले 20 सेट तक का सोल्व कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और साइंस स्टडी में हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के सभी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जैसे कि पूछा गया आपको रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 5 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच सीमा होनी चाहिए। तो सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब रक्त की बात आई है। रक्त से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है, जब भी कोई प्रश्न आपके सामने आए उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है, तो ब्लड के बारे में आया यहाँ, तो ब्लड की बात करते हैं। तो इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि रक्त जो है ब्लड, इसमें 55% होता है रक्त में प्लाज्मा होता है। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 45% जो होता है, 55% प्लाज्मा हो गया, और 45% में होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स। 55% रुधिराणु कह सकते हैं, रक्त कनिकाएँ कह सकते हैं, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है 45% में। ठीक है, और 55% इसमें प्लाज्मा होता है। ठीक, रक्त क्या है ऐसे भी क्वेश्चन आता है। एक बार तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रक्त एक है, क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, याद रखना है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, और मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ से और भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है ना, आयरन है ना, Fe पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह एक प्रश्न आता है कि क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और रही बात हीमोग्लोबिन से, एक प्रश्न ये भी आएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है ना। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अब रही बात क्या, जो 45% थे उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी। ठीक है, और क्या होता है? एक डब्ल्यूबीसी होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल पूछे तो 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाता है तो 13 से 20 दिन के बीच होता है। ठीक है, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात अगर पूछा जाए तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। ठीक है, यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और भी नोट करना है। पूछा जाएगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। या तो पूछे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो उसका आंसर भी अस्थि मज्जा होगा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यानी कि रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे? तो प्लीहा को कहा जाता है ना, प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। इसको तिल्ली भी बोलते हैं, या तो इंग्लिश में से अस्प्लीन बोला जाता है, अस्प्लीन से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से
आपको याद रखना है, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक है? कौन सा डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक है? तो राउटर, टेलीफोन, लेन या तो सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राउटर। राउटर क्या है? तो ये पर्सनल कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह एक आता है मोडेम। मोडेम क्या आता है? मोडेम एक उपकरण है जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच डेटा को बदलने का काम करता है। मोडेम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बात करते हैं टेलीफोन का। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। लेन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर जो होता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर या सिस्टम है जो दूसरे कंप्यूटर को सेवा देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है 1024 GB बराबर कितना होता है? 1024 GB बराबर कितना होता है? तो आपको याद करवाए थे, पीछे प्रश्न पूछा गया था तो आपको सारे इसमें याद करवा दिए थे। यहाँ से क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, कई तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, है ना। तो जैसे KB से बड़ा होता है, KB से बड़ा होता है MB, है ना। यानी कि ऐसे समझिए कि 1024 KB बराबर 1 MB होता है। फिर 1024 MB बराबर 1 GB होता है ना। 1 GB डाटा बराबर कितना? 1024 MB मिलता है उसमें, ठीक। फिर 1024 GB बराबर होगा आपको 1 टेराबाइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है सभी, ठीक है। जैसे ये हो गया किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पेटाबाइट होता है एक, यानी कि इससे आगे 1024 टेराबाइट के बराबर क्या होगा? 1 पेटाबाइट होगा, पेटाबाइट। फिर 1024 पेटाबाइट बराबर कितना हो जाएगा? 1 एक्साबाइट होता है। फिर इससे बड़ा हो जाएगा आपको जेटाबाइट, और इससे बड़ा हो जाएगा योटाबाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए इससे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इनमें से सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो ये क्रम याद रखना है आपको। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा इसमें से 3-4 को कोई भी दे देगा, इसमें पूछेगा सबसे बड़ा कौन है। तो आपको सबसे बड़ा में याद रखना है। सबसे छोटा जैसे ये है KB, है ना, किलोबाइट। उसके बाद है उससे बड़ा है मेगाबाइट, MB। उसके बाद GB, फिर TB, फिर पेटाबाइट, फिर एक्सोबाइट, फिर जोटाबाइट या तो जेटाबाइट जो भी है, और योटाबाइट, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसको याद कैसे रखना है ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगर इसको थोड़ा सा हिंट कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद रहेगा। इसको ऐसे हिंदी में लिखिएगा, कम गिट्टी, यानी कम से हो गया किलोबाइट, है ना, मेगाबाइट। कम गिट्टी यानी कि गीगाबाइट, टेराबाइट। गीगाबाइट और टेराबाइट, कम गिट्टी, गी से हो जाएगा गीगाबाइट, टेराबाइट। कम गिट्टी, पेटाबाइट, ये 5 याद हो जाएगा। कम गिट्टी, पेटाबाइट। XZY होता है ना लास्ट में ABCD में, XZY, लेकिन यहाँ पर क्या बोलना है? X, है ना, एक्सोबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो XYZ होता है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर देना, XZY, है ना, XZY, ठीक। तो याद रहेगा कम गिट्टी, पेटाबाइट, XZY, ठीक है। तो एक्साबाइट, जोटाबाइट और योटाबाइट, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना आपको। तो इसमें अगर मान के चलिए ये चारों दे दिया, ठीक है। ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? टेराबाइट, है ना, TB। GB से भी बड़ा होता है टेराबाइट, ठीक है। अब बोला 1024 GB बराबर कितना होगा? तो 1024 GB बराबर कितना हो जाएगा? 1 टेराबाइट हो जाएगा। TB कहाँ है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर क्षमता मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कंप्यूटर क्षमता मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बीट होता है ना। क्या होता है? बीट होता है। और 1 बाइट बराबर कितना होता है? ये सभी प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। 1 बाइट बराबर कितना? 8 बीट होगा, ठीक है। और 1 निब्बल बराबर पूछे तो
एक निब्बल बराबर होता है 4 बीट होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यानी ऐसे कर सकते हैं 2 निब्बल बराबर कितना हो जाएगा 8 बीट, 8 बीट बराबर कितना हो जाएगा 1 बाइट, यानी 1 बाइट बराबर कितना हो जाएगा 2 निब्बल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 निब्बल बराबर 4 बीट होता है, ठीक, ऐसे भी आप है ना रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर संबंधित है, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? देखिए सेरी रेशम ऐसे याद कर लेना है। देखिए सेरीकल्चर और एक होता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ये सेरीकल्चर एपीकल्चर में कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे आपको रिलेट कर लेंगे, दोनों याद रहेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा। सेरी रेशम, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, और एपीकल्चर जो होता है एपीकल्चर तो याद करना कैसे, मधुमक्खी पालन होता है एपी, यानी कि देखिए मधु को पी सकते हैं तो एपी पी मधुमक्खी है ना, पी मधु एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। तो यहाँ सेरीकल्चर पूछा तो रेशम कीट पालन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन जो होता है वो पीसी कल्चर कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मत्स्य पालन जो होता है पीसी कल्चर कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, मान लो शैवाल का अध्ययन कहलाएगा फाइकोलॉजी, ठीक है, और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। इसको याद ऐसे रख लेना है, आपको हमेशा याद रहेगा, साफ काम है ना, एक शब्द याद रखिएगा साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पीडीएफ का फुल फॉर्म, इसमें क्या है पूछा है ना, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर से आपको एनटीपीसी में 2 प्रश्न पूछा जाता है और फुल फॉर्म निश्चित रूप से 1 प्रश्न आएगा, तो फुल फॉर्म आपको सभी याद रखना है ना। जैसे पीडीएफ का यहाँ पूछ दिया, या तो आपसे पूछे सीपीयू का पूछे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आपको रैम का पूछेगा तो क्या बता देना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, और पूछे लेन का पूछे तो क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, वेन का पूछे WAN तो वाइड एरिया नेटवर्क होगा, या तो मेन का पूछे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, या तो USB काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा तो USB का क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। एक होता है क्या, URL का क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश को डैश में परिवर्तित करना है। सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है वो फोटोवोल्टेइक सेल में परिवर्तित करना है। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, फोटोवोल्टेइक सेल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, सौर सेल जो होता है वो किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, याद रखना है। सौर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका क्या है, हरियाणा में, ठीक है, ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है IRS फर्स्ट ए भारत का था, तो ये क्या था, ये था पहला परिचालन सुदूर संवेदन उपग्रह था। IRS फर्स्ट ए भारत का पहला परिचालन सुदूर संवेदन उपग्रह था ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और IRS का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण एवं सतत निगरानी करना था। और भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है, अगर पूछा जाए भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा था, तो वो था कार्टोसेट 1। मैपिंग सैटेलाइट जो था वो था कार्टोसेट 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आया क्या, सुदूर संवेदन। इसी टाइप का 2 प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में। इसी तरह एक और है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में, ठीक। फिर समझिए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है, तो वो है हैदराबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला चंद्र अन्वेषण चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित किया गया। तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था।
कतई जहर प्रश्न है, चंद्रयान 1, 2, 3, ये सभी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था कब? तो 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, तीनों याद हो गया। चंद्रयान प्रथम 2008 में, चंद्रयान द्वितीय जो है 2019 में, और चंद्रयान 3 जो है ये 2023 में लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 3 जो है ये सफलतापूर्वक लैंड भी हो गया था। तो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कब हुआ था ये पूछे तो वो हुआ था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो ये याद रखना है, 23 अगस्त 2023 को ये सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर गया था। ठीक है, अच्छा, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो वो भी याद रखना है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। ये सभी लिख लेना, आपको हमेशा आपको काम आएगा। 5 नवंबर 2013, ठीक, 2013। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि चंद्रयान प्रथम जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान प्रथम जो है ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी वहीं से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1, 2, 3 और मंगलयान भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये सभी वहीं से लॉन्च किया है। किसी के बारे में पूछे तो वही आंसर लगा देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अगर वोल्ट मीटर है ना वोल्टेज से संबंधित है तो अमीटर किससे संबंधित है? तो देखिए, वोल्टेज मापने वाला यंत्र क्या? वोल्ट मीटर। अमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा को। ठीक है, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है अमीटर है। शक्ति का एसआई मात्रक अगर पूछे तो क्या होगा? तो वाट होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो एम्पियर होता है। कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, छाती के चारों ओर की हड्डियों को कहा जाता है, छाती के चारों ओर की हड्डियों को पसलियाँ कहा जाता है। ठीक है, अब पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। ठीक है, 12 जोड़ा, 24 पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। ठीक है, अब हड्डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक ये क्या कहलाता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक लीगामेंट कहलाता है। ठीक है, याद रखना है, लीगामेंट कहलाता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला। लेकिन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? वो टेंडन कहलाता है। ठीक है, फिर से समझिए, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो जांघ में पाई जाती है, फीमर की हड्डी है ना, फीमर जांघ की हड्डी होती है, फीमर। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो वो कान में पाई जाती है, अस्टेपिज हड्डी। ठीक है, अस्टेपिज जो होता है कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है ना, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, हलॉक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो हलॉक गिब्बन नामक जानवर ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो वो है कीबीथू, और ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु। अब भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है ना, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि तवांग मठ किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये तवांग मठ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, एक बौद्ध मठ है ये। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है, जो कि नागालैंड की भी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो द्रवों का घनत्व किससे मापा जाता है? इसी तरह का आता है आपको यह है द्रवों का घनत्व।
एक होता है आपेक्षिक आर्द्रता। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये दोनों एक जैसा है। यहाँ पर नाम देखिएगा हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व है ये, और एक होता है द्रवों का आपेक्षिक आर्द्रता। तो देखिए इसको कैसे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। देखिए घनत्व तो पूछा ना, घनत्व का इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी यानी कि डो है ना, डेंसिटी यानी डो। तो डो किस में आ रहा है, यहाँ हाइड्रोमीटर। तो घनत्व तो पूछा, तो घनत्व से रिलेट करेंगे डेंसिटी, यानी कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर होगा, ठीक है आंसर। और आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए पूछे तो वो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैव विविधता से तात्पर्य है। तो जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और 22 जब भी आए तो आपको 3 से 4 प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना तुरंत। कौन कौन सा, तो 22 में देखिए 22 एक है मार्च, ठीक है, और एक है 22 अप्रैल, लगातार तीनों 22 मार्च अप्रैल मई। तो 22 अप्रैल, देखिए 22 मार्च को आप याद रखिएगा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को, 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए एक होता है अपश्रव्य तरंग। क्या होता है, अपश्रव्य, ये होता है 20 हर्ट्ज से कम, है ना, ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य वाला, ठीक है। एक होता है श्रव्य, श्रव्य ध्वनि की जो तरंगें होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और एक होता है पराश्रव्य, पराश्रव्य क्या होगा, 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज के से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा वो पराश्रव्य तरंग कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, मानव कौन सा तरंग जो ध्वनि की तरंग सुन सकता है, तो ये वाला श्रव्य ध्वनि, श्रव्य यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ध्वनि की बात करें तो ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल कहलाता है, ठीक है। और ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि अनुधर्ज तरंग है, ठीक है। अब प्रकाश पूछे तो वो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि धर्ज, प्रकाश प्रस्थ, ध्वनि धर्ज यानी ध्वनि अनुधर्ज तरंग है, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेना है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस में होती है, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। और प्रकाश जो है ये निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। और जबकि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तत्व की परमाणु संख्या समान है, किसके समान है, तो परमाणु संख्या जो है ये प्रोटॉन की संख्या के समान होती है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तत्व की परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या के समान होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी समान होती है, ठीक। ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, अगर पूछा जाए तो ये हुआ गोल्ड अस्टिन, इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। नेक्स्ट है, धातु कौन सा है जो वायु प्रदूषण करता है, वो कौन सा धातु है जो वायु प्रदूषण करता है, तो वायु प्रदूषण वाला धातु है इसमें लेड, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, लेड यानी कि सीसा, ठीक है। लेड प्रदूषण से सर्वाधिक मानसिक रोग होता है। और इसी तरह यहाँ एक प्रश्न आता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मीना माता रोग किसके कारण होता है। ये आएगा मीना माता, और कन्फ्यूजन करता है एक इटाई रोग। इटाई रोग किसके कारण होता है, देखिए मीना माता जो रोग होता है पारा के कारण होता है ना। तो पारा यानी कि मरकरी के कारण मीना माता रोग होता है, और कैडमियम से इटाई रोग होता है। इटाई कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लेना, मीना माता पारा के कारण, इटाई कैडमियम, इटाई देखिए टो और डो, कैडमियम देखिए एक जैसा वॉइस आ रहा है ना, तो ऐसे रिलेट करना है। इटाई कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये कोई बात। और बात करते हैं अभी लोहा, ठीक है। अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो हुआ है हाल ही में 2000 लास्ट में जो 2024 में हुआ था, उसमें ये पूछ लिया गया था लोहा का प्रतीक क्या है,
ठीक है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो लोहा का प्रतीक है Fe, ठीक है। परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। और रही बात सीसा की, सीसा का प्रतीक क्या है? तो ये है Pb और इसकी परमाणु संख्या है 82। और क्रोमियम का प्रतीक है Cr, परमाणु संख्या कितनी है? 24। कॉपर यानी तांबा, तांबा का प्रतीक क्या है? Cu, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 29 है ना, 29। तांबा लास्ट में याद रखना है, ताजा 29 30 है ना, तांबा का है 29 और जिंक का है 30, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा ब्राउज़र को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा ब्राउज़र को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ब्राउज़र को प्रदर्शित नहीं करता है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, आउटलुक जो है ये ब्राउज़र को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी नेट एस्केप, मोजिला और सफारी ये सब ब्राउज़र है, ठीक है। देखिए वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो पहला वेब ब्राउज़र था वो है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी कि इसको किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। कब? 1990 में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सेट नंबर 23 स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 2016 को एग्जाम थर्ड शिफ्ट में जो हुआ था उसके क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील क्या है? ऑप्शन से आपको बताना है, ये यौगिक है या तो मिश्रण है या तत्व है या तो मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है, ठीक है। और मिश्र धातु ये किसका मिश्रण है? तो इसमें है लोहा होता है और क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन और निकेल होता है, ठीक है। तो ये लोहा, कार्बन और निकेल का मिश्रण है, मिश्र धातु है ये स्टेनलेस स्टील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर, समान गति से चल रहा है, ठीक है। तो समान गति से चलने पर व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो ये भार नहीं बदलेगा, ठीक है। समान गति से चलेगा ना तो क्या होगा? उसका भार नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अगर लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर गति करता है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए समान गति से नहीं बल्कि त्वरित गति से अगर ऊपर गति करेगा तो व्यक्ति क्या है? अपना जो वास्तविक वजन है उससे भारी ये अनुभव करेगा। और नीचे गति करेगा अगर, है ना, त्वरित गति से लिफ्ट जो है त्वरित गति से नीचे अगर गति कर रहा है तो हल्का अनुभव करेगा। और लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है या तो समान त्वरण से नीचे गिरता है तो भारहीनता का अनुभव करेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो 2015 में ये COP21 ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पेरिस में किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको याद नहीं रखना, याद रखना है अभी करंट अफेयर का, जो कि आपको याद रखना है। कोप पूछे कि COP29 2024 का ये कहाँ हुआ? COP29 2024 के कहाँ हुआ? तो ये हुआ बाकू, अजरबैजान में, अजरबैजान के बाकू में हुआ था, ठीक है। ये COP29 2024 के बात है। अब COP30 2025 कहाँ होगा? ये भी याद रखना है, 2025 वाला COP30 2025 का, ये इसका याद रखना ब्राज़ील, ठीक है। तो आपसे जो भी पूछेगा आप आसानी से बना दीजिए। तो करंट वाला आपको याद रखना है, COP29 पूछेगा 2024 का, तो ये हुआ बाकू अजरबैजान। COP30 2025 का, तो ये ब्राज़ील याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट लून देश की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों ने इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। क्वेश्चन है फिर समझिए, प्रोजेक्ट लून देश की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में
इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो ये किसकी खोज है? प्रोजेक्ट लून। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल की खोज है ना, गूगल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, गूगल की बात करें तो अक्सर गूगल से प्रश्न पूछा जाता है। गूगल का संस्थापक कौन था? तो वो है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज, यहाँ पर लिख भी देते हैं, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ये गूगल का संस्थापक है। ठीक, और गूगल का सीईओ पूछे तो गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन था? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन है। और एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड बेन है ना। स्टीव जॉब्स, एप्पल का संस्थापक है स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन है, रोनाल्ड वेन। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है? तो क्षारीय अल्केलाइन इसमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या सल्फर। तो क्षारीय अल्केलाइन इसमें सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, सल्फर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सल्फर एक गैर धात्विक रासायनिक तत्व है, इसे एस अक्षर से पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में क्या रहता है? इसमें से आपको ऑप्शन दिया है, बारूद में क्या रहता है? कैल्शियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट या लीड सल्फाइड या तो जिंक सल्फाइड। तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बारूद सामान्यतः सल्फर, चारकोल एवं नाइटर का बना होता है। ठीक, सल्फर, चारकोल और नाइटर का बना होता है। बारूद का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोजर वेकन ने किया था। बारूद का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? रोजर वेकन। ठीक, तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसमें से विद्युत का सुचालक कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए, इसका करेक्ट आंसर है चीनी मिट्टी के बर्तन जो है विद्युत का सुचालक नहीं है। बाकी एल्युमिनियम, टंगस्टन और निकल ये सब क्या विद्युत का सुचालक है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि विद्युत का सबसे उत्तम सुचालक कौन होता है? तो वो चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। ठीक है। अच्छा, एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है, देखिए अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है ना, कुचालक, लेकिन एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, वो कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ये याद रखना है, ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट है, ICT किसका संक्षिप्त नाम है? ICT का फुल फॉर्म क्या है? तो ICT का फुल फॉर्म इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और आज का एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आंसर कौन सा होगा? द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए रडार, सोनार या तो इकोलोकेशन या तो लीडार। तो इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।